नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस श्रृंखला के तहत हम बात कर रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर की, उनकी वीर गाथा की। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे कि जेल से उनकी रिहाई किस तरह से हुई, किन शर्तों पर हुई, उन्हें किस तरह के समझौते अपनी रिहाई के लिए अंग्रेजों के साथ करने पड़े, और ये जो शर्तें थीं वो क्या सचमुच में सम्मानजनक थी या उन्हें सचमुच की आजादी देती थी? क्या सावरकर को माफी मांगकर जेल से छूटने का बाद में कोई मलाल हुआ था? ये तमाम चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पहला सवाल तो यही बनता है कि सावरकर 1911 से जेल में थे, लगातार माफीनामे लिखे उन्हें, उनका कोई असर अंग्रेजी साम्राज्य पर नहीं पड़ा, और बाद में फिर उनकी रिहाई का आधार किसी तरह से तैयार हुआ। तो वो क्या आधार था, किन शर्तों पर उनकी रिहाई हुई? देखिए, इसमें दो आधार मैं बता सकता हूँ। एक तो ऐसा था कि 1911 में से जब उन्होंने माफ़ीनामे लिखने शुरू किए, उस समय राष्ट्रीय आंदोलन उतना मजबूत नहीं था, और 1920 के आते-आते महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में एक प्रकार से एकता बनना चालू हो गई, और आज़ादी के आंदोलन में मजबूती आना चालू हो गई। और इस समय अंग्रेज़ों ने भी देखा कि राष्ट्रीय आंदोलन उभर रहा है, और ख़ास तौर से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद ये इस बात की उनको रियलाइजेशन, इसका उनको सोच ज़रूर आया होगा। और इसी बीच में कांग्रेस ने भी मांग रखी थी कि उन कैदियों को जो निजी निजी अपराध के लिए नहीं हैं, राजनीतिक अपराध के लिए हैं, उनको छोड़ दिया जाना चाहिए, उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। तो यही उनके माफ़ीनामे, और फिर इस प्रकार का राष्ट्रीय आंदोलन का दबाव, कांग्रेस की मांग, बीच में महात्मा गांधी ने भी एक लेख लिखा था सावरकर ब्रदर्स, जिसमें उन्होंने एक सैद्धांतिक बात कही थी कि जो भी व्यक्ति राजनीतिक तौर पे अरेस्ट हुआ है उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। ये उनकी एक प्रकार की मांग थी। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि सावरकर बंधु, क्योंकि उनके बड़े भाई भी उस समय जेल में थे, कि सावरकर बंधु ये अपने पुराने रास्ते से हटकर चलने वाले हैं, तो इनको छोड़ दिया जाना चाहिए। अब इसी बात का फ़ायदा लेकर उनके अंधभक्त ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी उनके योगदान को कितना महत्वपूर्ण मानते थे। अब गांधी का तो एक जो व्यापक दृष्टिकोण था राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति, उसके चलते वो एक सैद्धांतिक बात कर रहे थे कि सावरकर का बहुत विशेष योगदान था, ऐसा उसमें प्रतीत नहीं होता, नंबर एक। फिर दूसरा, जब उनको रिहाई की बात आई तो पहले रिहाई भी 2 चरण में हुई। पहले चरण में तो उनको अंडमान से भारत भेज दिया गया, रत्नागिरी, अलीपुर और इसमें यरवड़ा जेल में। और कंडीशन ये रखी गई, शर्त ये रखी गई कि आप जेल से छूटने की शर्त ये रखी गई कि नंबर 1 आप रत्नागिरी में रहेंगे, रत्नागिरी छोड़कर आप जा नहीं सकते, और दूसरा आप किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकते। अब उनकी जो बहुत सारी बायोग्राफीज़ हैं और उनके खुद का जो लेखन है, उससे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें खुद ये शर्तों के बारे में कुछ मलाल था। उन्होंने इन शर्तों के साथ समझौता किया, उन्हीं शर्तों के आधार पे वो जिए, और उनको ये जो अंग्रेज़ों ने अपमानजनक शर्त रखी कि आप रत्नागिरी छोड़कर नहीं जा सकते, इसके बारे में भी कोई ज़्यादा उल्लेख उनकी रचनाओं में या बायोग्राफीज़ में नहीं मिलता, अथॉरिटेटिव बायोग्राफीज़ में नहीं मिलता। और तीसरी बात, 1937 में जब असेंबली चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकारें बनी, तो उसके बाद कांग्रेस सरकार ने उनके ऊपर से वो बंधन हटा लिया कि आपको रत्नागिरी में ही रहना पड़ेगा। वो रत्नागिरी छोड़कर भी जा सकते थे, और ऐसा जो बंधन था वो कांग्रेस सरकार ने हटाया। और उसके बाद फिर वो, क्योंकि ये बंधन हट गया, तो फिर वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। अगले 6 या 7 साल के लिए वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। अब इस दौरान उन्होंने जो रत्नागिरी में थे, तो ये भी बात महत्वपूर्ण है कि एक तरफ तो वो जो लिखान कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका टाइटल था वीर सावरकर। तो यहाँ ये भी एक उल्लेखनीय बात है कि उन्होंने खुद के ऊपर जो किताब लिखी चित्रगुप्त के नाम से,
उसमें उन्होंने खुद को वीर करके संबोधित किया। तो वीर की उपाधि किसी और ने उनको नहीं दी, ये खुद को उन्होंने वीर का एक तमगा खुद पहना दिया। दूसरा उन्होंने वहाँ रहकर रत्नागिरी में रह के एक बात सोची कि हिंदुओं में एकता होनी चाहिए। अब ये हिंदुओं में एकता और भारतीयों में एकता में फ़र्क है। महात्मा गांधी उसके लिए काम कर रहे थे कि भारतीयों में एकता होना चाहिए, और ये केवल एक संकुचित तरीके से हिंदुओं में एकता होना चाहिए और हिंदुओं की एकता में बाधक है छुआछूत। तो उन्होंने छुआछूत के खिलाफ कुछ सम्मेलन बुलाए, पतित पावन मंदिर एक बनाया जिसमें दलितों को भी प्रवेश उपलब्ध था, कॉन्फ्रेंसेस भी की, और उसमें इन्होंने ये किया। पर अब इसको कितनी क्रेडिट दी जाए, वो एक शंका की बात है। शंका की बात इसलिए है कि इसी के साथ साथ लगातार वो कहते रहे कि मनुस्मृति ये हमारे समाज का संविधान है, मनुस्मृति हमारे समाज का एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ऐसा वो कहते रहे। और जी, मनुस्मृति में तो वर्ण व्यवस्था और उसकी जो कड़क हायरार्की स्तरीकरण है वो बहुत मजबूत है। दोनों चीज़ें 1937 तक वो साथ साथ जी, चलाते रहे, और इसके जी, अलावा राजनीतिक गतिविधि उन्होंने कोई नहीं की। जी। यहाँ मैं जानना चाहूँगा कि जो जो आपने जेल से रिहाई की बात की, उसका जी। आधार ये था और ये शर्त थी कि वो रत्नागिरी में रहेंगे। इसके बाद क्या स्थिति बनी? क्या इसमें ये भी एक कोई शर्त थी कि उनको इतनी पेंशन हर महीने मिलेगी? ₹60 पेंशन की बात हाँ, होती है, उसका जो उस ज़माने में तो ₹60 मैं समझता हूँ आज के मुकाबले 6 लाख रुपए महीने हो गए। तो इतनी मोटी पेंशन सरकार से लेने का क्या मतलब था उनका? देखिए, उन्होंने जब उन पर ये बंधन लगाया गया कि आप रत्नागिरी में रहकर राजनीतिक काम नहीं कर सकते, दूसरे काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा अगर मैं ये काम नहीं कर सकूँगा तो मेरा गुज़ारा कैसे चलेगा? तो इस आधार पे उनको वो ₹60 महीने की पेंशन दी गई, और ₹60 का अंदाज़ लगाना बहुत आसान है। उस समय जो सोना था वो ₹10 तोला, तोला यानी मेरे ख़्याल से 10 ग्राम के करीब होता है। तो 10 हुँ, ग्राम सोना वो जो था वो ₹10 का आता था। तो उसके हिसाब से आप लगा लीजिए ये कितनी बड़ी पेंशन थी, और वो पेंशन के आधार पे अपनी जो थे बाकी गतिविधियाँ करते थे, और खैर नहीं उनका जी, सृजन इसी आधार पे चलता था। जी। वैसे सावरकर घर से समृद्ध थे, संपन्न थे और उनकी काफ़ी संपत्ति बताई जाती है। उनको इस तरह की पेंशन की ज़रूरत थी क्या? अब ये ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि देखिए एक तो उन्होंने उनके शादी के समय भी उनके ससुर से उन्होंने माँग रखी थी कि मैं जो शिक्षा के लिए जाऊँगा तो उसका खर्चा भी आप उठाएँगे, वगैरह-वगैरह। तो कितने समृद्ध पता थे ये पता नहीं है, पर ये बात ज़रूर है कि बम्बई के दादर एरिया में जो बहुत प्रतिष्ठित एरिया है, उसमें उन्होंने एक सावरकर सदन, एक अच्छा बड़ा घर वहाँ खड़ा किया था। तो ये समृद्धि के बारे में तो कहना मुश्किल है, पर ये भी अच्छी-भली पेंशन भी अच्छी-भली थी, इसमें कोई शंका नहीं है। जी। और कोई किस तरह की रियायत माँगी थी उन्होंने अंग्रेज़ों सरकार से जो मिली या नहीं मिली? उन्होंने तो रियायत माँगने के रियायत तो एक यही माँगी थी कि भई उनका गुज़र-बसर कैसे होगा। बाकी तो वो खुद अंग्रेज़ों को सब कुछ दे चुके थे। पत्रों में वो सब कुछ दे चुके थे कि मैं आपका हो जाऊँगा, आप जिस प्रकार का भी काम मुझे बोलेंगे, मैं वो करने के लिए तैयार रहूँगा। तो उस प्रकार से और तो कुछ माँगने को था ही नहीं। उनके पास जो था खुद की स्वतंत्रता, एक मानसिक स्वतंत्रता, वो तो पहले ही उन्होंने अंग्रेज़ों को कमिट कर दी थी कि मैं आपका हो जाऊँगा और आपके बताए हुए काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। यही उसका था, कह सकते हैं। ये बताइए कि जब सावरकर इस तरह से माफ़िया माँग रहे थे और फिर उससे जेल से छूटे और इन शर्तों के साथ छूटे, तो ठीक है कि जो हिंदुत्ववादी विचारधारा वाले लोग थे, वो उनको प्रेज़ करते रहे होंगे, उनकी तारीफ़ करते रहे होंगे। लेकिन बाकी लोग बाकी जो राजनीतिक समुदाय था, बाकी देश किस तरह से उसको देख रहा था? इस सारे सावरकर के पूरी तरह से नतमस्तक होने को, आत्मसमर्पण करने को और फिर रिहाई के समय इतनी बड़ी पेंशन लेने को, क्या इसके बारे में कुछ संदर्भ, कुछ जानकारियाँ मिलती हैं? मेरे ख्याल से जेल में जाने के बाद से
राजनीतिक पटल पर सावरकर का उतना ज़्यादा महत्व नहीं रह गया था, क्योंकि मुख्य महत्व उस समय जो केंद्र बिंदु में था वो था राष्ट्रीय आंदोलन। लगातार राष्ट्रीय आंदोलन एक के बाद एक बड़े-बड़े कदम उठा रहा था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस, ऐसे इतनी बड़ी चीज़ें हो रही थी, तो उसमें सावरकर का बहुत गुणगान भी नहीं हुआ। एक ही हुआ कि उनसे प्रेरणा लेकर आरएसएस के जो संस्थापक थे, उन्होंने इनके विचारों से प्रेरणा ली और उसके आधार पे एक आरएसएस को बिल्ड करना चालू किया, पर वो भी एक स्लो मूविंग पेस पे उन्होंने किया। भले ही बाद में 1940 के बाद उसका ज़्यादा विकास हुआ, पर राष्ट्रीय पटल पर उनका महत्व उतना नहीं था, जो मेरे ख्याल से 1940 के बाद ज़्यादा आना चालू हो गया। क्या क्रांतिकारी बिरादरी में इसको हीन भावना के साथ नहीं देखेगा, हीनता के साथ नहीं देखा गया कि एक क्रांतिकारी इस तरह से पददलित हो जाए, इस तरह से समझौता परस्त हो जाए, इस तरह से आजादी के आंदोलन से न केवल मुंह मोड़ ले, बल्कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ब्रिटिश के शरणागत हो जाए? ये आपकी बात है, बिल्कुल सही है, पर उस समय तक क्या हुआ था कि जो क्रांतिकारी आंदोलन था, मुख्य तौर से सबसे बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन जो उभरा वो तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का था, और ब्रिटिश सरकार ने उनको पूरी तौर से कुचलने में कोई कमी नहीं की। जैसे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को फांसी हो गई, और चंद्रशेखर आज़ाद को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में उनको शूट कर दिया गया। तो उस समय क्रांतिकारी आंदोलन काफ़ी कमज़ोर हो गया। तो उस आंदोलन ने कोई अधिकृत रूप से कोई इसके बारे में सोचा होगा, इसका भी ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन खुद उस समय तक बहुत बिखर गया था। और फिर जैसे भगत सिंह ने अपने पिता के माध्यम से कांग्रेस के अधिवेशन में संदेश भेजा था कि आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भाग लीजिए, इसी आंदोलन के माध्यम से हमको आज़ादी मिली। तो बाद में फिर ज़्यादा झुकाव जो था वो राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ था, और क्रांतिकारी आंदोलन जो था उस समय तक मेरे ख्याल से पूरी तौर से या काफ़ी बड़े पैमाने पर बिखर चुका था। तो कोई उनकी तरफ से अधिकृत वक्तव्य या बयान या सावरकर के काम का मूल्यांकन ऐसा नहीं हुआ है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उस समय का जो राजनीतिक परिदृश्य था, उसमें थोड़ा उदारता भी ज़्यादा थी, और इसको इस तरह से देखा नहीं गया, आत्मसमर्पण के तौर पर उस समय नहीं देखा गया। इसे एक ऐसी कार्रवाई के तौर पर नहीं देखा गया जो कहना चाहिए अवांछित है। इस तरह से इसको, और काफ़ी लोगों ने इसको अनदेखा भी कर दिया, इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया। इसलिए सावरकर पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणियाँ उस समय नहीं की गई होंगी। ये बाद में जाकर जब उनके कामकाज और व्यक्तित्व का आकलन हुआ, तब थोड़ा सा ये चीजें उभर कर आई कि उन्होंने जो कुछ किया वो कितना अच्छा या बुरा था। जी, उसमें दूसरा एक ये भी है, आगे हम इस पे कभी चर्चा करेंगे। उस समय इनका राजनीतिक महत्व भी नहीं था, इनका उतना राजनीतिक महत्व नहीं रहा था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ये खुद होके दावे करते हैं कि सब बड़े-बड़े लीडर्स हमको मिलने आते थे, सावरकर को मिलने आते थे वगैरह वगैरह। उसके बारे में कोई अधिकृत तो रिकॉर्ड नहीं है, पर ये खुद होकर अपनी तारीफ में कहते रहते हैं कि सब लोग इनसे ही सलाह लेते थे, जिसके बारे में मुझे पूरी तौर से शंका है। मुझे लगता है कि बाद में हिंदू महासभा बनने के बाद, और वो दूसरा एक अध्याय है, पर जब वो रत्नागिरी में रहते थे तो उस प्रकार से उनकी तरफ कोई राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी, ये सावरकर की रिहाई, उसकी शर्तों और उनके व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों और उनकी राजनीति में आए परिवर्तनों पर ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।